गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लास के अंदर कर रहे थे बीएससी जो फर्स्ट ईयर है उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3 जिसका नाम था एल्कीन, और एल्कीन है उसका हमने जनरल इंट्रोडक्शन और बनाने की विधि हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। एल्कीन बनाने की विधि में सबसे पहला हमने पढ़ रहे थे वो था हमारे पास में सबसे पहले नंबर की रिएक्शन वो थी एल्किल हैलाइडों के एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रो हैलोजनीकरण। विहाइड्रो हैलोजनीकरण है उस विधि से हम जो है एल्कीन का निर्माण हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर है दो क्रिया विधि हैं जिसके द्वारा ये रिएक्शन संपन्न होती है। एक मैंने बताया था यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और था दूसरा वो था बायोमोलिकुलर रिएक्शन। यह जो विधि कितने प्रकार से संपन्न होती है? दो प्रकार से। पहला नंबर पे ए नंबर पर था E1 मैकेनिज्म और दूसरा था जिसे हम दूसरा नंबर पे था बी नंबर पे वो था हमारे पास में E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म यहाँ पे E1 का मतलब था यूनिमोलिकुलर, अर्थात जो रिएक्शन वेग निर्धारण पद है उसके दौरान एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पर काम आता है, और जो बायोमोलिकुलर अर्थात जो E2 मैकेनिज्म है उसके दौरान जो रिएक्शन वेग निर्धारण पद होता है उसके दौरान जो है दो मॉलिक्यूल यहाँ पर काम आते हैं, इसलिए यहाँ पर यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर यहाँ पर अलग अलग को कहा था। अब देखिए यूनिमोलिकुलर सबसे पहले हम चालू कराते हैं यूनिमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर विधि के द्वारा एल्कीन का निर्माण किसके द्वारा? विहाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा। पहली विधि है वो है हमारे पास में E1 क्रिया विधि या फिर E1 मैकेनिज्म। ए नंबर का है हमारे पास में E1 मैकेनिज्म। तो E1 मैकेनिज्म है, इसके अंदर क्या होता है, कोई एल्किल हैलाइड यहाँ पर लेते हैं, और एल्किल हैलाइड है देखिए इसमें क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड CH, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन CH है ना, और ये मैंने ले लिया हैलोजन यहाँ पर। देखिए अब जो वेग निर्धारण पद है वो यहाँ पर कौन सा है, ये वाला। इसके दौरान क्या होता है, कार्बन और हैलोजन ग्रुप है ये बंध एक सहसंयोजक प्रकृति का होता है, और सहसंयोजक प्रकृति का बंध जब है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण, अर्थात जो हैलोजन ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण कार्बन से बंध के इलेक्ट्रॉन हैं जो हैलोजन की ओर शिफ्ट कर जाएंगे, और हैलोजन की ओर जब शिफ्ट कर जाएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो मध्यवर्ती के रूप में बनता है वो हमारे पास में होता है कार्ब कैटायन। यहाँ पर जो है मध्यवर्ती के रूप में हमारे पास में बनता है। देखिए किस प्रकार से ये बंध के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर लेकर चला जाता है और यहाँ पर निकल जाता है X- के रूप में, और ये मंद गति का जो पद है, मंद गति का पद है ना, या फिर इसको वेग निर्धारण पद हम यहाँ पर कहते हैं, और बन जाता है कार्ब कैटायन CH। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर 2 वैलेंसी हैं इसकी। ये क्या है हमारे पास में, कार्ब कैटायन। ये हमारे पास में क्या बना, कार्ब कैटायन। अब देखिए कार्ब कैटायन है एक जो है कार्ब कैटायन, यहाँ पर यदि हम लें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड तो 1 डिग्री कार्ब कैटायन बनेगा, और यदि हम लें यहाँ पर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड तो 2 डिग्री कार्ब कैटायन बनेगा।
और 3 डिग्री यदि हम एल्किल हैलाइड लें तो हमारे पास में बनेगा क्या, 3 डिग्री कार्ब कैटायन। देखिए यहाँ पर ये कार्ब कैटायन है जो, अर्थात ये जो E1 मैकेनिज्म है किसके द्वारा संपन्न होती है, कार्ब कैटायन के निर्माण के द्वारा ये संपन्न होती है। अब जो आता है सेकंड पद, उसके दौरान क्या होता है, जो ये तो होता है हमारे पास में हैलोजन से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन और अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा कार्बन। बीटा कार्बन है उस पर यदि कोई हाइड्रोजन उपस्थित है तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर चली जाती है और बना देती है क्या, एल्कीन। इस प्रकार से C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये क्या है हमारे पास में, एल्कीन। इस प्रकार से जो एल्कीन यहाँ पर बन जाती है और ये होती है हमारे पास में E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म के थ्रू जो यहाँ पर एल्कीन बनी है। अब देखिए जो कार्ब कैटायन है, अर्थात कार्ब कैटायन का स्थायित्व का क्रम है, हम देखते हैं कार्ब कैटायन, कार्ब कैटायन का स्थायित्व का क्रम है वो होता है, सबसे स्थायी कार्ब कैटायन 3 डिग्री और उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री। ये क्या है, कार्ब कैटायन का स्थायित्व का क्रम। कार्ब कैटायन 3 डिग्री अधिक स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसको मैं समझा देता हूँ। ये हमारे पास में कार्बन, ये मान लिया मैंने R ग्रुप, ये R ग्रुप, ये R ग्रुप, ये हमारे पास में क्या होता है, 3 डिग्री कार्ब कैटायन। अर्थात जब कार्बन से जुड़े तीनों ही कोई एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों तो उसे वो क्या कहलाता है, 3 डिग्री कार्ब कैटायन। ऐसे ही देखिए 2 डिग्री कार्ब कैटायन, यदि यहाँ पर क्या हो, 2 R ग्रुप और एक हाइड्रोजन यदि यहाँ पर हो कार्बन पर और यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यदि इस कार्बन जो धनायनिक कार्बन है उससे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों और एक हाइड्रोजन यदि इस पर उपस्थित हो तो क्या हो जाता है, 2 डिग्री कार्ब कैटायन। ये कौन सा है, 3 डिग्री और ये 2 डिग्री कार्ब कैटायन। ऐसे ही 1 डिग्री कार्ब कैटायन हम यहाँ पर लेंगे, ये कार्बन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर एक R ग्रुप, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या है हमारे पास में, 1 डिग्री कार्ब कैटायन, क्योंकि कार्बन जो धनायनिक कार्बन है उससे जुड़ा एक यहाँ पर एल्किल ग्रुप पाया जाता है और 2 हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अर्थात हम इस सेंस में भी देख सकते हैं कि जो 3 डिग्री कार्ब कैटायन है उस पर कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। 2 डिग्री है उस पर एक हाइड्रोजन होता है और 1 डिग्री है उस पर 2 हाइड्रोजन इस पर होते हैं। अब देखिए इसका स्थायित्व का क्रम किस प्रकार से है, ये किससे स्टेबल स्थायित्व ग्रहण करता है, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस I इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, अर्थात जिसे प्रेरणिक प्रभाव। एल्किल ग्रुप है उसका कौन सा प्रभाव लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट, अर्थात प्लस धनात्मक इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है जो यहाँ पर लगता है, जिसे हम धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। एल्किल है उसका कौन सा प्रभाव लगता है, प्लस I इफेक्ट। अब प्लस I इफेक्ट के थ्रू ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है जो स्टेबल होता है। यहाँ पर कितने ग्रुप जो स्थायित्व दे रहे हैं इसको, कार्ब कैटायन को, 1 2 3 का प्लस I प्रभाव लग रहा है। यहाँ पर कितने का लग रहा है, 2 का, 1 का ये और एक ये, इसका 2 का, और यहाँ पर कितनों का लग रहा है, 1 का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री। ऐसे ही जो एल्किल हैलाइड हैं उनसे जो विहाइड्रोहैलोजनीकरण की जो यदि हम गति देखें, सबसे ज्यादा जो सबसे तीव्रता से जो प्रोडक्ट देगा वो होगा 3 डिग्री कार्ब कैटायन, उसके बाद में 2 डिग्री कार्ब कैटायन, उसके बाद में 1 डिग्री कार्ब कैटायन, क्योंकि यहाँ पर मध्यवर्ती के रूप में जो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कार्ब कैटायन। अब देखिए आगे हम हैं वो देखेंगे E2 मैकेनिज्म। आगे क्या देखेंगे हम, E2 मैकेनिज्म। बी नंबर की है हमारे पास में E2 मैकेनिज्म, अर्थात इसे बायोमोलिकुलर क्रियाविधि भी कहते हैं। दूसरा नंबर बी नंबर की है E2 मैकेनिज्म। देखिए मैंने E2 मैकेनिज्म के अंदर पहले ही बता दिया था कि जो वेग निर्धारण पद है उसमें कितने मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल।
तो इसे हम इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, E2 मैकेनिज्म, है ना, बायोमोलिकुलर जो क्रियाविधि हम इसे कहते हैं। देखिए इसके अंदर क्या लेते हैं, इस प्रकार से एल्किल हैलाइड लेते हैं, ये X है ना, इस पर हाइड्रोजन है, इस पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसके अंदर हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। बेस क्या होता है, OH, ये क्या है हमारे पास में बेस, देखिए प्लस है ना। अब जो बेस है इस एसिडिक जो इससे जुड़ी अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन से जुड़ी जो हाइड्रोजन है उस ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि इसका -I इफेक्ट लग रहा है किसका, हैलोजन ग्रुप का, और बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे, है ना। तो ये है जो ये बंद के इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हुए चली जाती है और ये जो है इसको ग्रहण कर लेता है। अच्छा, अब जो ये जो मैकेनिज्म है ये है, ये एक मध्यवर्ती के रूप में संक्रमण अवस्था है, ट्रांजिशन स्टेट इसके दौरान बनती है। ट्रांजिशन स्टेट के दौरान ये बंद टूटता हुआ होता है और ये बंद भी टूटता हुआ होता है, इसके मध्य जो है बंद बनता हुआ दिखता है और इसके मध्य भी बंद। अब देखिए संक्रमण अवस्था हम किस प्रकार से बनाएंगे इसकी, ये कौन सा है, मंद गति का पद है ना, मंद गति का पद है। अब इसमें संक्रमण अवस्था के द्वारा ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, OH है ना। देखिए यहाँ पर ये है क्या, कार्बन, ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, देखिए इस पर यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं, है ना। अब देखिए ये मान ली मैंने हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये क्या है हमारे पास में कार्बन, इससे भी हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर ये बंद है, ये बंद ये टूटता हुआ नजर आता है इसके दौरान। तो ये किस प्रकार से मैं दिखाऊंगा इसको, इस प्रकार से डैश डैश द्वारा, इसके मध्य बंद बनता हुआ नजर आता है, तो इसको भी हम डैश डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इसके मध्य बंद टूटता है, तो इसको भी हम डैश डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो संक्रमण अवस्था है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, संक्रमण अवस्था। इसके दौरान क्या होता है, कोई भी बंध है टूटने वाला पूर्ण रूप से नहीं टूटता है और कोई भी जो बंध बनता है वो पूर्ण रूप से बना नहीं होता है, और इसके मध्य बंध बनता है कार्बन कार्बन के मध्य। तो इस प्रकार से इसको भी हम दिखा देंगे और ये क्या हो जाएगी हमारी मध्यवर्ती अवस्था। अभी मध्यवर्ती अवस्था है अर्थात संक्रमण अवस्था है। संक्रमण अवस्था में क्या होता है, जो अंत का जो तीव्रता वाला पद है उसके दौरान क्या हो जाता है, सभी जो बंध हैं टूटने वाले पूर्ण रूप से टूट जाते हैं और नए बंध बनने वाले हैं पूर्ण रूप से बन जाते हैं। अर्थात ये बंध यहाँ पर पूर्ण रूप से टूट जाता है, ये बंध यहाँ पर पूर्ण रूप से बन जाता है, ये बंध पूर्ण रूप से टूट जाता है और हमें बन जाती है क्या, एल्कीन, C डबल बॉन्ड C। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। यहाँ पर क्या निकल रहा है, एक जल का मॉलिक्यूल प्लस में H2O प्लस में X माइनस के रूप में निकल जाती है और ये क्या हमारे लिए क्या बन जाती है, एल्कीन एज द प्रोडक्ट। एल्कीन यहाँ पर हमें प्रोडक्ट के रूप में बन जाती है। अब देखिए ये तो हो जाती है आपकी E1 और E2 मैकेनिज्म। आगे हम देखेंगे क्या, वो है एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा अर्थात निर्जलीकरण द्वारा एल्कीन का निर्माण। दूसरा नंबर की रिएक्शन है, पहला नंबर की तो क्या थी, एल्किल हैलाइडों से एल्कीन का निर्माण। अब क्या देखेंगे हम, जो वो क्या नाम से एल्कोहल है, दूसरा नंबर की रिएक्शन है वो है हमारे पास में एल्कोहल के निर्जलीकरण से किसका निर्माण पढ़ रहे हैं, एल्कीन का निर्माण से, एल्कीन का निर्माण, है ना। देखिए एल्कोहल का निर्जलीकरण है वो किसकी उपस्थिति में होता है,
वो होता है यहाँ पर एसिड की उपस्थिति में। एसिड कोई भी हो सकता है, H2SO4, HCl, कुछ भी हम ले सकते हैं। देखिए, अर्थात इसमें हम लिख देते हैं सबसे पहले, ये है क्रिया, यह है क्रिया विधि किसकी उपस्थिति में होती है? यह क्रिया विधि अम्ल उत्प्रेरित होती है। हाइड्रोहैलोजनीकरण की जो विधि वो तो किससे उत्प्रेरित होती थी? बेस से, अर्थात क्षार से। लेकिन ये जो विधि है ये किससे उत्प्रेरित होती है? ये होती है अम्ल उत्प्रेरित यह विधि होती है। अब देखिए, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। ये है हमारे पास में जनरल एग्जाम्पल OH। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ भी ग्रुप हो सकता है। मैं यहाँ पर R ग्रुप भी हो सकता है। मैं इसको कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अवश्य उपस्थित होता है। किस पर? ये तो कौन सा होता है हमारे पास में? अल्फा कार्बन। OH से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा होता है? अल्फा कार्बन। और उससे जुड़ा कार्बन बीटा, अर्थात बीटा जो कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन जरूर उपस्थित होती है। यदि हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगी बीटा कार्बन पर, तो ये जो है एल्कीन का निर्माण यहाँ पर नहीं होगा, प्रोडक्ट कुछ और ही बन पाएगा। देखिए, ये ले रहा हूं यहाँ पर अम्ल। क्या? अम्ल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि BF3 लुईस अम्ल भी हो सकता है, या फिर हम जो प्रोटोनिक अर्थात जो H+ आयन देते हैं वो भी अम्ल यहाँ पर हो सकता है, या फिर लुईस अम्ल है वो भी यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। कोई भी अम्ल यहाँ पर हम ले सकते हैं। और अम्ल ले सकते हैं, मान ली मैंने ले लिया यहाँ पर प्रोटोनेटेड अम्ल ले लिया है ना, H+ आयन है ना। H+ आयन इस पर अटैक कर जाता है, H+ इस पर आयन अटैक कर जाता है। तो देखिए, पहले मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, अर्थात मैं जनरल जो है एल्कीन का निर्माण वो पहले लिख रहा हूँ। उसके बाद में हम इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको पढ़ेंगे, है ना। ये तो हो जाता है इस प्रकार से एल्कीन, मतलब यहाँ से तो OH जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन इस प्रकार से निकलकर ये तो बन जाती है जनरल रूप से एल्कीन, है ना। अब देखेंगे हम इसकी क्रियाविधि। अल्कोहल के निर्जलीकरण है उसकी हम क्रियाविधि देखेंगे, क्रियाविधि किस प्रकार से घटित होती है। तो ये देखिए किसकी उपस्थिति में संपन्न होती थी? एसिड की उपस्थिति में। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ H+ अर्थात एसिड, है ना। एसिड की उपस्थिति में ये जो एसिड है इस पर अटैक कर जाता है और ये अर्थात ये जो OH समूह प्रोटोनेटेड हो जाता है ना। OH2 इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। देखिए, अब ये OH2 अर्थात H2O है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, किसकी बजाय? OH की बजाय। इसीलिए ये प्रोटोनेट, ये जो OH है बैड लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये प्रोटोनेटेड हुआ, और प्रोटोनेटेड हुआ तो H2O जो बना है पॉजिटिव, ये कैसा है? अच्छा लिविंग ग्रुप, है ना। अच्छा लिविंग ग्रुप है तो बंद के इलेक्ट्रॉन को आसानी से लेकर चला जाता है। और ये जो मैकेनिज्म है ये भी किसकी कौन सी क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है? E1 मैकेनिज्म के द्वारा। अर्थात ये मेनली हमारे पास में ये कंपाउंड होता है और इसका जब प्रोटोनेटेड होता है तो क्या बनता है? कार्ब कैटायन सबसे पहले यहाँ पर बनता है, CC पॉजिटिव इस पर, है ना। और इस पर इस पर H+, इस पर दो ग्रुप जुड़े हुए थे। अब देखिए क्या बना? कार्ब कैटायन, है ना। इसको हम क्या कह देंगे? कार्ब कैटायन। अब ये कार्ब कैटायन बना तो बंद के इलेक्ट्रॉन को पता है एसिडिक प्रोटॉन है इसके पास में, ये बंद के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर चली जाती है
और यहाँ पर बन जाता है हमारे पास में एल्कीन एज द प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड C, ये इस प्रकार से एल्कीन हमारे पास में बन जाती है। अब देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण है जो एक टॉपिक वो है हमारे पास में एक था सेट-जेफ का नियम या फिर जो रेजियो सेलेक्टिविटी है वो देखेंगे हम यहाँ पर। यदि देखिए एक से अधिक प्रकार की जो है बीटा हाइड्रोजन यदि हमारे पास में उपस्थित हों, क्या हो, एक से अधिक प्रकार की बीटा हाइड्रोजन हमारे पास में यदि उपस्थित हों तो जो एल्कीन है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन अर्थात अधिक जो शाखित एल्कीन है वो हमारे पास में मिलती है। देखिए अगला टॉपिक है एक आपके अल्कोहल के निर्जलीकरण में क्षेत्र की वर्णात्मकता। अल्कोहल के निर्जलीकरण में क्षेत्र की वर्णात्मकता। इसको हम वर्णात्मकता को रेजियो सेलेक्टिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजियो सेलेक्टिविटी, है ना। इसको हम यहाँ पर रेजियो सेलेक्टिविटी भी जो है इसको कहते हैं। रेजियो सेलेक्टिविटी का मतलब है कि किस प्रकार का जो है कौन सी वाली जो हाइड्रोजन है, कौन सी वाली बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर निकले। अर्थात यदि जब ये मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अल्कोहल, एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए C है ना, ये हमारे पास में OH देखिए ना, ये है हमारे पास में CH3, ये हमारे पास में है CH और CH3, और यदि एक हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगी और यहाँ पर CH3। अब देखिए यहाँ पर है, या फिर इससे इसको मैं हाइड्रोजन यहाँ पर ले सकता हूँ। देखिए ये हमारे पास में है 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सा वाला अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल है और अल्कोहल के निर्जलीकरण में हम क्षेत्र की वर्णात्मकता देख रहे हैं। अर्थात क्षेत्र की वर्णात्मकता का तात्पर्य है कि कौन सी वाली यदि एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन यदि हमारे पास में उपस्थित हो, अर्थात ये कौन सी है? अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ा कार्बन कौन सा कहलाएगा? बीटा कार्बन, है ना। और यहाँ पर एक और बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। अब देखिए इसमें देखेंगे कि जब हम निर्जलीकरण कर रहे हैं तो ये वाली हाइड्रोजन जाएगी, ये वाली बीटा हाइड्रोजन जाएगी, या फिर ये वाली, तो ये यहाँ पर हम देखेंगे। और इसमें जो अल्कोहल के निर्जलीकरण की जो खासियत बात यह है कि जो एल्कीन बनती है वो बहुशाखित अर्थात अधिक शाखित होनी चाहिए, वही एल्कीन यहाँ पर बनती है। देखिए यदि मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ सीधी ही इसकी, देखिए यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा, आपको पता है। अब यहाँ पर यदि ये वाली हाइड्रोजन जाए तो किस प्रकार की एल्कीन बनेगी, और ये वाली हाइड्रोजन जाए तो किस प्रकार की एल्कीन बनेगी। देखिए दोनों ही एल्कीन हैं जो यहाँ पर बनेंगी। तो C से यदि CH3 और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH3, है ना, एक तो ये एल्कीन बनेगी और एक दूसरी और बनने के चांसेज हैं, ये वाली एल्कीन, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखिए यदि ये वाली हाइड्रोजन जाती है, ये वाली बीटा हाइड्रोजन, तो बनता है कौन सा प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट। और यदि ये वाली हाइड्रोजन जाती है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ये वाला प्रोडक्ट। अब देखिए
ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास में? एल्किन ग्रुप है ना। ये कौन सा है? एल्किन ग्रुप। एल्किन ग्रुप से जुड़ा जो कार्बन है उसके साथ कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं? जिस पर ज्यादा जिस एल्किन, ये क्या है हमारे पास में? एल्किन है ना। एल्किन पर जो जुड़ा हुआ, यदि जिस एल्किन, मान लो ये है हमारे पास में एल्किन है ना, ये एल्किन ले रहा हूं, यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूएंट एक नहीं लगाया मैंने है ना। तो देखिए यदि इस पर, यदि मैं इसको भी यहाँ से हटा दूं, यहाँ पे हाइड्रोजन को, मान लो मैं डबल डबल बॉन्ड ओनली कार्बन के मध्य ले रहा हूँ, यदि देखिए यदि इस पर, इन दोनों पर अधिक सब्स्टिट्यूटेड अर्थात एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों, मान लो ये है एल्किल ग्रुप, दो इस पर जुड़े हुए हैं, दो इस पर जुड़े हुए हैं, और एक मैं ये ले रहा हूँ C डबल बॉन्ड C है ना, H है ना, R और R। देखिए एक तो हमारे पास में ये एल्किन है, एक हमारे पास में ये एल्किन। इस पर देखिए जो एल्किन ग्रुप है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, इस पे जो कार्बन है उससे जुड़ा एक दो तो इस पर हैं, और एक दो इस पर हैं, अर्थात चार जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो जुड़े हुए हैं। अर्थात ये कैसी हो जाएगी? बहुशाखित। और इसमें देखिए इसमें कितने, एक तो इस पर है, एक इस पर, तो ये कैसी हो जाएगी? कम शाखित है ना। तो अर्थात जो ये जो है एल्कोहल के निर्जलीकरण का जो क्षेत्र में वर्णनात्मकता है, उसमें वह प्रोडक्ट अधिक बनेगा, वह प्रोडक्ट मेजर बनेगा जिस पर कैसी हो? बहुशाखित, अधिक शाखित एल्किन बने। अब देखिए इसमें दोनों को देखेंगे हम। इसमें देखिए ये एल्किन है, एल्किन से जुड़ा एल्किन है, उसका कार्बन ये है, इससे जुड़ा हुआ, इस पर तो एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ही R ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पर क्या है? एक भी R ग्रुप नहीं है, देखिए ना, दोनों ही हाइड्रोजन है। जबकि इसमें ये एल्किन ग्रुप है, एल्किन ग्रुप से इस कार्बन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इससे भी एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इससे कितने? दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, अर्थात दो एल्किल ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं, जबकि इससे एक एल्किल ग्रुप। तो ज्यादा शाखित कौन सी एल्किन हो जाएगी? ये वाली एल्किन। ये क्या हो जाएगी? बहुशाखित एल्किन। बहुशाखित एल्किन है ना। ये तो कौन सी एल्किन है? बहुशाखित। ये कैसी है? कम शाखित। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये वाला। तो ये इसमें क्षेत्र की वर्णनात्मकता। ऐसे ही हम अन्य एग्जाम्पल भी यहाँ पर ले सकते हैं।